चलो आज आगे का खेला स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग खेल है आगे का भी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, उसके बाद की हमारी बात है, ध्यान से सुनना। उसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं, देखो, अगली हेडिंग डालो पाथ फंक्शन। कल से इतना आइडिया लग ही चुका है पाथ फंक्शन क्या होते हैं। इतना तो आप समझ ही चुके हैं क्या होते हैं पाथ फंक्शन। क्या होते हैं बता दो एक बार। मेरे पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जल्दी बोल दो एक बार। बोलो फटाफट बोलो। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया जैसे कि जो हमारे पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, हम कौन सा पाथ पकड़ रहे हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, या हम वो कैश के थ्रू, या फिर हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, या यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे पाथ हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो फंक्शन जो मेरे पाथ पर डिपेंड करते हैं, मतलब जो हम कैसे पाथ से जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो लिख लो पाथ फंक्शन क्या होता है। दो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, दो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, लिख लो चलो। दो थर्मोडायनेमिक फंक्शन, देख लो। whose value depend on, whose values depend on the path followed, whose values depend on the path followed, whose values depend on the path followed to change the state of the system, to change the state of the system, to change the state of the system। मतलब कि ये स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन कौन कौन से है बता दो। कल हमने किया था, हमारा जो चेक है, हमारा एक चेक है, वो पाथ है ना। मैं चेक से भी जा सकता था, यूपीआई के थ्रू भी जा सकता था, पेटीएम के थ्रू भी जा सकता था। ठीक है, तो मेरा जो पाथ है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके भरपूर एग्जाम्पल है हमारा। बता दो कौन होगा एग्जाम्पल। चेक का एग्जाम्पल हमने कौन किया था, हमारा हो गया वर्क और हीट। हीट, वर्क, ये हमारे कैसे हो गए, पाथ फंक्शन। हमारा एक और होता है इसमें, ऐड कर लेना, हीट कैपेसिटी। इसको आगे जाके बताऊंगा क्या होता है, ये कैसे हुआ हीट। ठीक है, तो ये मेरे तीन जो हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये दो है। ठीक है, इन दोनों को कोई नहीं भूलेगा, याद रखना चेक से। ठीक है, चेक से याद रखना, चेक चेक। डेफिनेशन रिपीट कर दो। दो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस whose values depend on the path followed to change the state of the system। एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन खेला है। अभी तक देखो, मान लो मेरा कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ, मेरा कोई स्टेट फंक्शन था। ठीक है, जैसे स्टेट फंक्शन मान लो मेरा डीएच था। ठीक है, उसको अगर मैं एच वन से एच टू करता था, ठीक है, वो मुझे क्या देता था, एच टू माइनस एच वन। बोलो हाँ या ना। मतलब उसमें वो क्या बताता था, मुझे चेंज बताता था। ये मेरा कौन किसकी प्रॉपर्टी थी, ये मेरी प्रॉपर्टी थी स्टेट फंक्शन की। ठीक है, मैं याद दिला रहा हूँ पिछले वाला। यहाँ पर, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा W1 टू W2, या मैं DQ को इंटीग्रेट करूंगा Q1 से Q2, या लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती इंटीग्रेशन के ऊपर वैल्यू। ये मुझे W देता है, ये मुझे Q देता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया मेरा DW को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, वो मुझे वर्क डन की वैल्यू देता है, वर्क डन चेंज की वैल्यू नहीं देता। मतलब क्या होगा, याद रखना, जब भी मैं पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ, वो मुझे चेंज नहीं बताते, वो मुझे क्या बताते हैं, उनकी वैल्यूज। बोलो समझे नहीं समझे। अब खुद सोचो तुम, कभी तुम बोलते हो कि मेरा यहाँ पर वर्क डन इतना था, यहाँ पर इतना था। हम हमेशा क्या बोलते हैं, मेरा वर्क डन हुआ, मतलब कि इतना वर्क डन हुआ, मैंने इतनी हीट को एक्सचेंज किया। मतलब कि अपने आप में ही चेंज रिप्रेजेंट करता है। मतलब खेला ये हो गया। अगर मैं कभी जिंदगी में डी क्यू भी बोलता हूँ ना, उसका मतलब क्यू ही होता है, उसका मतलब डेल्टा क्यू ही होता है। मतलब क्या, ये अपने आप में ही चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, तो इस चीज पर ध्यान देना। बोलो समझ गए। इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देना, ये अपने आप में ही एनर्जी का चेंज बताते हैं। ठीक है, खुद तो एनर्जी है ही नहीं, ये तो मोड है, तो ये अपने आप में ही उसका चेंज बताते हैं। बोलो समझ गए। बोलो सबको क्लियर है, बोलो। बोलो समझ गए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, कोई अगर मेरे से पूछे शॉर्ट में, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा स्टेट फंक्शन का, ठीक है, मैं उसको मान लो एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा, एक्स टू माइनस एक्स वन।
ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा पाथ फंक्शन का, वो मुझे उसकी वैल्यू दे देगा। मतलब क्या हो गया, ये स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये मेरे पाथ फंक्शन की। बस तुम इतनी बात ध्यान में, बस इतना ही तुम्हारा है। ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन, मतलब कि इन द एंड समराइज करूँ तो मेरी ये वाली बात। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये तो कोई फंक्शन ही है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ये तो हमारे अपीयर ही तब हो रहे हैं जब मेरी प्रोसेस हो रही है, समझ लो। मतलब वैसे थोड़ी मेरे पास वर्क डन स्टोर होता है, मेरा वर्क डन प्रोसेस के दौरान स्टोर होता है। मतलब वर्क डन प्रोसेस के दौरान मेरा होता है। बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। अब इंटरेस्टिंग खेला, एक बात बताओ, जब तुम चेक लगाते हो, ध्यान से सुनना, जब तुम चेक लगाते हो ना, चेक, तुम गए चेक लगाने बैंक में कि भाई मुझे तो पप्पू को पहुंचाना है चेक, रामू गया कि मुझे तो पप्पू को चेक पहुंचाना है, तो वो क्या करता है, जब यहाँ पर मेरा चेक लगता है, चेक चेक को हम बैंक में डालते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है उसकी, मतलब कि वो प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले वो वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद वो अगले डिपार्टमेंट में जाता है, उसके बाद वो अगले में, इसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं देख तो लो, ऐसे कर करके डिफरेंट उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम कुछ प्रोसेसेस के थ्रू ही हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। मतलब जैसे हम चेक पैसे को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, वैसे ही मेरी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। तो हेडिंग डाल लो मेरा प्रोसेसेस, हेडिंग डाल लो प्रोसेस, समझ गए, हेडिंग डाल लो प्रोसेस। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना हर चीज को, हर चीज को रिलेट करेंगे, तो हेडिंग डालो प्रोसेस। ठीक है, ये किस बेसिस पर है कि हम एक चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं, ये कौन से बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अ पैरामीटर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लेना कि किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है, उस बेसिस पर जब मेरा एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी, आइसोथर्मल। सबको पता होगा इतना तो, आइसोथर्मल कौन सी प्रोसेस होती है जहां पर मेरा टी क्या होता है, कांस्टेंट। टी कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं टी कांस्टेंट है तो dt क्या हो जाएगा, 0। बोलो इतनी बात समझिए, इतनी बात समझिए, बोलो। मैं अगर तुमसे पूछू क्वेश्चन, इफ अ प्रोसेस इज आइसोथर्मल मार्क द फॉलोइंग व्हिच इज करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है। T इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहला ऑप्शन, dt इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, और ऑल ऑफ दी। ये तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, इसमें मुझे बता दो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन बता। मल्टीपल चॉइस है, तो कूद कूद के बच्चों ने बोल दिया ऑल ऑफ दीज। आंसर है कि ये हर बार नहीं बताता, तो मेरा आंसर होना चाहिए ये दोनों। अगर हमने हमेशा की बात की कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा इससे डिफाइन नहीं होती, मतलब यहाँ पर लिख देना डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का हमेशा मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता। इसका भी अब इंटरेस्टिंग खेला समझाता हूँ, हर बात को बहुत डीपली समझेंगे। अभी बताता हूँ, मैं टेंशन के लेते अभी बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बार पहले बता दो बच्चे कितने हो तुम का, पहले एक बार मुझे बता दो तुम्हारा प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो तुमने प्रॉमिस किया था 108, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे रूम का था 298 केल्विन, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम यहाँ पर बैठे, हम सब यहाँ पर बच्चे बैठे, मैं भी यहाँ बैठा हूँ और तुम सारे भी यहाँ बैठे हो। ठीक है, तुम सारे भी मेरे साथ बैठे हो उस रूम में, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 298। तो मैंने ना, मेरे रूम का टेम्परेचर 298, ठीक है, हमने कोई रिएक्शन की, और फिर मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें कहा मैंने तुम्हें कहा कि एक बार ना बाहर चले जाओ, एक बार ना घूम के आओ, जाओ एक राउंड मार के आओ बाहर का। तुम सारे तो निकल गए बाहर। ठीक है, मैंने इस दौरान पे रूम का टेम्परेचर कर दिया, रूम का टेम्परेचर कर दिया, मान लो कितना कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब तुम आने वाले हो, आने वाले हो, मैंने वापिस से कर दिया 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस। जब तुम वापस आए तो तुम्हें कुछ चेंज दिखेगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने बीच में चेंज किया था, इतना बता दो, क्या तुम्हें पता चलेगा। तुम तो मासूम बच्चे हो, मासूम बालक हो, तुम तो कहोगे कि यहाँ पर तो सब कुछ टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी 298 था अब भी 298। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस प्रोसेस में
डेल्टा टी निकालता हूँ, डेल्टा टी मतलब लार्ज चेंज होता है ना, तो तुम मुझे बता दो पूरी प्रोसेस में चेंज कितना हुआ, 0। लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा को पता है क्या यहाँ पर हर पॉइंट पर मेरा टेम्परेचर 0 रहा, मतलब चेंज 0 रहा था? बोलो हाँ या ना? क्या मेरे हर पॉइंट पर चेंज 0 रहा था? नहीं, एक बार मैंने बढ़ाया था। मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है कि लार्ज चेंज, जो लार्ज चेंज है ना वो 0 है। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा को पता है, तुम तो बेचारे मासूम हो, बाहर गए थे, मुझे पता है कि मैंने एक बार तो टेम्परेचर को चेंज किया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर दूं कि मैं dt को 0 रखूंगा, dt का मतलब होता है स्मॉल चेंज, मतलब कि मैं हर एक स्मॉल टाइम पर जो मेरा टेम्परेचर में चेंज है वो 0 रहेगा। तो मतलब क्या होगा, मैं कभी ये चेंज ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा हर पॉइंट पर टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर ध्यान से सुनना, अगर मेरा हर पॉइंट पर चेंज 0 है, हर पॉइंट पर, तो पॉसिबल है कि मेरा डेल्टा टी 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने किसी पॉइंट पर चेंज ही नहीं किया तो मेरी जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें भी चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर ये बोल दूं कि ये है तो जरूरी नहीं है कि ये होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पर मैं चेंज 0 रखूं। बोलो, सबको क्लियर हो गया? सबको चमक गया? ये बिंदास कंसेप्ट सबको समझ गया? बोलो। अब अगली प्रोसेस पे चलो। अब अगली प्रोसेस तुम बता दो मुझे, कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले दो, हमें बस पैरामीटर्स को कांस्टेंट करना है। कोई भी एक नाम ले दो फटाफट, कोई भी नाम दे दो फटाफट। ठीक है, चलो आइसोबारिक दे देते हैं, बच्चों ने आइसोबारिक का नाम लिया। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, मेरा प्रेशर कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, dp 0। ठीक है, उसके बाद आइसोकोरिक ले लेते हैं कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब कि dv 0। अब तो क्लियर है ना? ठीक है, एडियाबैटिक ले लेते हैं, एडियाबैटिक ले लेते हैं। एडियाबैटिक में मेरा क्या होता है, Q मेरा कांस्टेंट होता है। Q कांस्टेंट मतलब क्या होगा, dq 0 बोल लो। बाकी तुम्हें पता है dq क्या 0 होता है, Q ही 0 होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि जो dq मतलब ही Q होता है। बोलो, समझ रहे हो? तो लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली वाली बात। ठीक है, मतलब कि जो चेंज होता है वो अपने आप में हीट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो समझिए, बोलो समझिए, बोलो क्लियर है? ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनना। वैसे मैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, नॉर्मली तुम्हें पता ही है साइक्लिक प्रोसेस भी होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मेरा सबको पता ही है, मेरा जो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, मेरा जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू होती है हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, वो खाली स्टेट पर डिपेंड करती है, हमें पता ही है। तो मान लो मैं ए पे गया, बी सी डी, ठीक है, वापस यहाँ पर आ गया। मतलब क्या हो गया, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, P1 V1 और T1 से, और वापस मैं वहीं पहुंच गया। तो यहाँ पर मुझे बता दो जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, साइक्लिक चेंज क्या होगा, तुम बता दो क्या होगा, बोलो। आंसर है 0। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0। बोलो समझिए, क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, फटाफट नोट करो। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, एक सेकंड में नोट करो, मैं आगे बढ़ू। बेटा, एक एक पैरामीटर कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है उसके नाम पे प्रोसेस का नाम होता है बस। ठीक है बेटा, इसमें पाथ फंक्शन वगैरह थोड़ी है, वो तो पीछे निकल गए। आइडियाबैटिक में मेरा क्यू कांस्टेंट होता है बस, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, बेटा इसका मतलब ये होता है, बस ध्यान से सुनना, मेरा जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा ये होता है लार्ज चेंज, और मेरा एक डी होता है वो होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा टी हमेशा 0 हो, उससे आइसोथर्मल हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा टी मतलब ये हो सकता है कि मैं एक बार 300 से स्टार्ट हुआ, फिर 500 पे भी जाऊंगा, फिर 600 पे भी, फिर वापस 300 पे आया। तो इस प्रोसेस में भी मेरा जो डेल्टा टी है वो 0 है। लेकिन तुम्हें साफ साफ दिख रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहा। लेकिन अगर मैं बोल देता dt 0 है, तो dt मतलब हर पॉइंट स्मॉल चेंज पर भी 0 रहा। तो मतलब क्या होगा, मैं 30 के 300 से 1.1 भी बढ़ा नहीं सकता। मैं अगर 300 हूँ तो मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पर 300 ही रहूंगा। तो यहाँ पर मैं ना इसको आइसोथर्मल बोल सकता हूँ, इसको नहीं बोल सकता, इसलिए लार्ज चेंज है। ठीक है, हाँ वो हर जगह वैलिड हो सकता है, लेकिन हम जनरली आइसो इसमें बात करते हैं। ठीक है, एक तरह से सेम ही बात है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इंटरेस्टिंग खिलाने वाले, अब बहुत इंटरेस्टिंग, तुम्हें मैं उसको गैशियस गैशियस स्टेट से रिलेट करवाऊंगा।
गैसियस स्टेट से मैं तुम्हें इसको रिलेट कराऊं, ठीक है। मान लो मेरा मन किया, मान लो मेरे पास ना 2 रूम, ठीक है, 2 रूम है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 था, यहाँ का टेम्परेचर T2। इस वाली दीवार को मैंने तोड़ दिया। अब मेरा बता दो इस फाइनल रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2, बोलो हाँ यार, T1 प्लस T2। अगर मैं इस रूम की दीवार को तोड़ दूंगा तो मेरा फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड, बोलो ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पिटोगे तुम सब। टेम्परेचर एक बताओ कहाँ से ऐड करते हो तुम? अगर इस रूम का टेम्परेचर है 50, इस रूम का 100, तो क्या मेरा इसको दीवार को तोड़ने पे 150 हो जाएगा? महान इंसानों, सारे के सारे मेरे बच्चों, महान इंसान, ये नहीं होता। टेम्परेचर को हम ऐसे ऐड नहीं करते होते। टेम्परेचर खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली, ये कब से होने लग गया कि T1 और T2 ऐड हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो यहीं से मेरे कंसेप्ट आता है कि मेरी 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, ठीक है। बहुत बच्चों ने मजे से हाँ सर, यस 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 यस, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ रट्टा नहीं मारेंगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, अपने आप यहाँ पर हम जज करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, हम एक अमाउंट लेंगे किसी भी चीज का, सिस्टम का अमाउंट, उसको आधा करके देख लेंगे, ठीक है। अगर वो आधा करने पे आधा हो जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आधा करने पे उसकी वैल्यू ना बदले तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारेंगे। आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो एक मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है। मान लो एक ब्लॉक है, इसमें मेरे n मोल्स हैं, ठीक है। प्रेशर मेरा P है, ठीक है। मान लो N1 है, प्रेशर मेरा P है, ठीक है। मान लो वॉल्यूम V है, ठीक है। समझ रहे हो? और टेम्परेचर T मान लो, इस रूम का टेम्परेचर है। अब मैंने इसको क्या कर दिया? आधा। मेरे मोल्स क्या आधे आधे हो जाएंगे? आंसर क्या मेरे मोल्स आधे आधे हो जाएंगे जब मैं रूम को आधा करूंगा? हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलते हैं, ठीक है। होंगे, बिल्कुल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वॉल्यूम आधा करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी n/2, यहाँ पर भी n/2। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इस रूम को आधा कर दूंगा तो मेरा आधे मोल्स गैस किधर आ जाएंगे? आधे उधर। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ पार्शियलिटी होगी कि यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस रूम को आधा कर दूंगा, टेम्परेचर T/2 होगा? बोलो हाँ या ना? टेम्परेचर को क्या होगा? नो। अब समझदार हो गए हो। यहाँ पर मेरा जो टेम्परेचर है वो T ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं रूम के अंदर दीवार डाल दूंगा, टेम्परेचर थोड़ी मेरे रूम का बदल जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर वही का वही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ, क्या मेरी वॉल्यूम आधी होगी? क्या मेरी वॉल्यूम आधी होगी? बिल्कुल होगी। तो अभी क्या हो जाएगा? ये V/2 V2। अब प्रेशर की बात करते हैं। जब मैं इस रूम को आधा कर दूंगा, क्या मेरा प्रेशर बदल जाएगा? क्या मेरा प्रेशर P/2 होगा? बोलो हाँ या नहीं? होगा? होगा, देखते हैं कितने बताते हैं होगा, कितना बताते हैं नहीं। देखते हैं, जल्दी बोलो। होगा नहीं होगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए प्रूफ है। ऑब्वियस सी बात है, तुम 2 तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। तुम नॉर्मली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में भी देख सकते हो, और अगर इसमें कोई गैस है उसके रूप। एक बात बताओ, मेरा ये पूरा बोर्ड है, ये मेरा पूरा बोर्ड है, ये पूरा, इस पूरे बोर्ड पर इस टाइम पर कितना प्रेशर लग कितना प्रेशर लग रहा है इस पूरे बोर्ड पर? जल्दी बताओ, कितना प्रेशर लग रहा है? 1 atm, 1 atm लग रहा है। अब मान लो मैं इसको आधा कर दूं, अगर मैं इसको आधा कर दूं, क्या मेरा प्रेशर 1/2 atm हो जाता? अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, क्या मेरा प्रेशर जो है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आधा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है? प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो प्रेशर मेरा P और P ही रहेगा। एक नजरिए से तो मैंने ऐसा समझा दिया, ठीक है। एक नजरिए से तो ऐसे ही हाँ बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरे नजरिए से देख, मेरा प्रेशर क्या होता है? nRT/V होता है, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। जब मैंने इसको आधा कर दिया तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स आधे हुए, बोलो हाँ या नहीं? दूसरा नजरिया, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब उल्टे तरीके से देख, ठीक है। n क्या हो गया? n/2। r वही रहा, टेम्परेचर तो हमें पता है आधा करने पे वही रहता है। वॉल्यूम क्या हो गई? हम आधी, तो आधी से आधा गया, वापस क्या मिल गया मुझे? nRT/V। समझ गए? दोनों नजरिए से देख रहे हो, प्रेशर मेरा अभी भी वही आ। समझ गए? ये सारी बातें समझ गए? बोलो बोलो, समझ गए? ठीक है। तो लिख लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, बना लेना, ठीक है। ये बना लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। अभी और एग्जांपल भी तुमसे करवाऊंगा, पहले थोड़ा सा इसका लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद एग्जांपल बताता हूँ। ये तो बेसिक्स वाले थे,
अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन पे चलते, लिख लिया फटाफट, ये बना लिया ना? कर दूं, अब जब बता देना मुझे। ठीक है चलो रब कर देता हूँ। अब इंटरेस्टिंग खेला और आने वाला, ध्यान से सुनना, बहुत सारी मजेदार बातें तुम सीखने वाले। हेडिंग डाल लेते, ये एक्सटेंसिव का और ये इंटेंसिव। तो पहले लिख लो क्या क्या होती है, और मैं तुम्हें और एग्जांपल्स पूछूंगा, पहले लिख लो। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लो, द प्रॉपर्टीज which depends on the amount, the properties which depends on the amount, the properties which depends on the amount, वो कैसी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लिया, आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव में लिख लो, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, वो कैसी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इतना लिख लिया, बोलो इतना लिख लिया, बोलो इतना लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, अब मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, तुम मुझे बताता जाना मैं किस कैटेगरी में लिखूं। ठीक है, किस कैटेगरी में लिखूं ये बताते जाना, मुझे बता दो लेंथ किस में आएगी, फटाफट बताते जाओ। एग्जांपल्स लिख रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल एग्जांपल, जल्दी बता दो लेंथ किस में आएगी। ई और आई लिख दिया करो, ई मतलब एक्सटेंसिव, आई मतलब इंटेंसिव। ठीक है, तो लेंथ किस में आ जाएगी? एक्सटेंसिव में। बोलो बोलो, आएगी। एरिया, एरिया बता दो, एरिया 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 एरिया। ठीक है, एरिया किस में आएगा? एक्सटेंसिव, ऑब्वियस सी बात है। एरिया अगर मैं इस रूम को आधा कर देता हूँ तो मेरा एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसमें आएगी। ठीक है, उसके बाद मोल्स, मोल्स भी इसमें आएंगे। ठीक है, अब हम थोड़े से इंटरेस्टिंग खेले करते हैं। मुझे तुम बता दो रेजिस्टेंस किस में आएगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस में आएगा? रेजिस्टेंस किस में आएगा? तुम मुझे एक बात बताओ, एक मुझे एक बात बता, मेरे पास इतनी वायर है, इतनी सी वायर है, इतनी सी, ये इतनी सी वायर है, और जो इतनी बड़ी वायर है, तो तुम मुझे बता दो मेरा वेस्टेज ऑफ करंट किस में ज्यादा होगा? एक इतनी सी वायर है, एक इतनी बड़ी वायर, इसमें वेस्टेज ज्यादा होगा, बड़ी वाली में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? यही तो होता है। तो रेजिस्टेंस मेरी कैसी प्रॉपर्टी होगी? रेजिस्टेंस मेरी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो आप बोल रहे हो ना रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो रेजिस्टिविटी है, और मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे स्टेट फंक्शन थे वो सारे इंटेंसिव होते। ठीक है, एनर्जी तो है। तो एक बात बताओ, एक मेरे पास छोटू सा बच्चा है, ठीक है, और एक मोटू सा बंदा है, बड़ा सा, ठीक है, मोटू सा, तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी ज्यादा इसमें हो। ठीक है, तो मतलब अभी मैं इसको आगे अच्छे से रिलेट करूंगा, अभी तो बस मैंने बेसिक बता दिया। तो मेरे जो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सारे एक्सटेंसिव होते हैं। तो लिख लेना एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लिख लेना इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब कि यू ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ गए? ठीक है, अब और एग्जांपल्स पूछता हूँ। अब तुम मुझे बता दो टेम्परेचर कैसे है, अभी हमने देख लिया, टेम्परेचर एक्सटेंसिव इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव। अब मुझे और बता दो एक बार, विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी मतलब इनडायरेक्टली ये होता है, गाढ़ापन मान सकते हो। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैं इतनी सी शहद ले लूं, चाहे इतनी सारी शहद ले लूं, उसकी विस्कोसिटी तो वही होती है ना। कभी अमाउंट के साथ विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो विस्कोसिटी कैसे होगी? विस्कोसिटी हो गई मेरी इंटेंसिटी। डेंसिटी बता दो, डेंसिटी, डेंसिटी कैसी है? डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी है इंटेंसिव। कैसे इंटेंसिव है? सोचो, डेंसिटी मेरा क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, कितने अमाउंट में कितने वॉल्यूम है, तो मेरी कैसी हो गई? इंटेंसिव। तो मेरी डेंसिटी भी इंटेंसिव। ठीक है, मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी? मोलैरिटी, मोलैरिटी बता दो बच्चों। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m। m मतलब क्या हो गया? उसमें n मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स आधे हो जाएंगे, वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। तो अगर मेरे ये भी आधी ये भी आधी, तो वापस मेरी मोलैरिटी मिल जाएगी। तो मोलैरिटी कैसे हो गई? मोलैरिटी बेटा यहाँ पे अमाउंट का देख, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं देखना, उस पर तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, हमें बस अमाउंट देख। ठीक है, तो मेरा कैसी होगी? मोलैरिटी भी ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद
इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं रहते, ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन, चाहे मेरे पास एक बड़ा सा पतीला ले लो, चाहे एक छोटा सा ग्लास ले लो, सरफेस टेंशन, सरफेस पे जो टेंशन होती है, ठीक है, वो बराबर रहती है, ठीक है, मतलब कि बंदे का जो हेडेक है वो बंदों से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन भी कैसी होगी, ऐसी, ठीक है। मोलैरिटी के बाद अब एक बात बताओ, मेरे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल है बड़ू सा, और एक है छोटू सा क्रिस्टल, ठीक है, कुछ छोटू सा, तो बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। हम फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज दिस, कभी हम बोलते हैं 100 ग्राम ग्लास, 200 ग्राम, 1 किलो ग्लास, हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कि वो क्या हो गया, इंटेंस, ठीक है, लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा हो गया, इंटेंस, ठीक है, हर एक चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रट्टा कुछ भी नहीं मारना, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल लिख लो, ये आगे पढ़ेंगे, केमिकल पोटेंशियल, इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है, तो ये हम ओपन कंटेनर में जनरली पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इतनी बात समझिए, ठीक है। बेटा मोलैलिटी भी तो वैसी होगी, मोलैलिटी को भी इससे सोच लिया करो ना, आधा करके बस देख लो, आधा करके कंसंट्रेशन टर्म से तुम देख ही सकते हो। अब मैं तुमसे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग खेला पूछने जा रहा हूँ, अगली हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फ्लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया, पेपर में बेटा इनमें बहुत पूछे जाते हैं। मुझे एक और चीज पूछ लूं, मुझे बता दो, हीट कैसी है, हीट, हीट, हीट कैसी है, हीट स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, बता दो, देखते हैं। ओ एक्सटेंसिव इंटेंसिव, स्टेट पाथ क्यों पूछ रहा हूँ, एक्सटेंसिव इंटेंसिव है स्टेट, ओ हीट और वर्क, आंसर है हीट और वर्क, कुछ ना एक्सटेंसिव है ना इंटेंसिव, मतलब ना मैं वर्क और हीट जो है मेरा वो ना ही एक्सटेंसिव है ना ही इंटेंसिव, क्यों, क्योंकि खुद में तो कुछ है ही नहीं, इनका वजूद ही कुछ नहीं है, ये तो चेक है, कागज का टुकड़ा है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये अपीयर ही तब होते हैं जब मुझे एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, मतलब इनके एग्जिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो उस टाइम पर प्रकट हो जाते हैं, वरना भाग जाते हैं, जब इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो मैं इसको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कैसे, बोला समझ गए, तो हम उनको ना एक्सटेंसिव में रखते हैं ना इंटेंसिव, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है, एक मोड है, और मोड तभी आता है, तभी प्रकट होता है जब हम उसे बुलाते हैं, बोलो समझ गए, ठीक है, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है, समझ गए, बोलो, बेटा हर चीज अच्छे से समझाई जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, मान लो किसी बच्चे को बहुत दिक्कत होती है कि मेरे को तो समझ ही नहीं आता ऐसे सोच के, तो उसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र यूज कर लेंगे, तो वो वहां पर मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, तो वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ध्यान से सुनना, अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करूं तो मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी दी, मतलब क्या हो गया, कभी भी अगर मेरी कोई चीज मुझे पूछी गई है और मैं उसको दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन में लिख सकता हूँ, तो वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल, एग्जांपल पर आते हैं, मेरी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे बता दो मास कैसी है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसी है, एक्सटेंसिव, अगर मैं एक चीज को दो एक्सटेंसिव का डिवीजन लिख सकता हूँ तो मेरी कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, प्रेशर, प्रेशर को देख लो, प्रेशर जिसको वैसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मेरी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एरिया कैसा है, एक्सटेंसिव, तो मेरी ये भी कैसी हो गई, ठीक है, समझ गए, बोलो, तो लिख लो, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एक्सटेंसिव, आर एक्सटेंसिव, देन ए बाय बी और डी ए बाय डी बी इज इंटेंसिव, एग्जाम्पल के फॉर्म में ये लिख लेना, इज इंटेंसिव, बोलो समझ गए, सब समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। अब अगली चीज देखो, ध्यान से सुनना, एक और प्रॉपर्टी पर आते हैं, अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट, पर यूनिट कुछ भी लिख सकूं,
ठीक है, पर यूनिट टाइम हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, पर यूनिट मोल हो गया, ठीक है, पर यूनिट मास हो गया, कुछ भी हो गया। अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट में लिख पाऊं तो वो मेरी कैसी हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग खेला हो गया। अगर मुझे कभी भी कोई पूछ ले, कई बार पूछ रहे मेरे से कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने तुमसे बोल दिया हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी कूद कूद के मैं बोल सकता हूँ हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर मैं बोल दूं मोलर हीट कैपेसिटी कैसी है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो कैसा हो जाएगा, मोलर मतलब क्या हो गया, पर यूनिट मोल। तो जहां पर भी मोलर वर्ड दिख जाए ना, मोलर वर्ड में पर यूनिट मोल ही होता है ना, मतलब तो वो यही वाला केस बन गया। तो वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव। मतलब जैसे क्या हो गया, अगर मैं मास बोल रहा हूँ, मास, मास कैसी है, एक्सटेंसिव। लेकिन मास पर यूनिट मोल बोल दूं, जो कि मेरा मोलर मास होता है, वो कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। मोलर मास किसका एग्जांपल हो गया मेरा, इंटेंसिव का। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो। ये देखो जैसे प्रेशर भी एग्जांपल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट हो गया, तो कैसी हो गई, इंटेंसिव। बोलो सबको क्लियर है, सबको चमक गया, एकदम चमक गया, ठीक है, एकदम चमक गया। अगली चीज लिख लेना, अगली चीज लिख लेना, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की होती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है। इसका एक जीता जागता एग्जांपल देता हूँ। तुमने गैसियस स्टेट में ही पढ़ा है, मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा है, लेकिन कभी फील नहीं किया, उस चीज को बताता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा मोलर मास बताना है मिक्सचर का, ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर किसका, मान लो मैंने दो गैस ली, एक ए ली और एक बी ली, मान लो मैंने दो गैसेस ली। तो अगर मुझे मिक्सचर का मोलर मास लिखना होता है, मैं कभी m1 प्लस m2 नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों, क्योंकि मेरा मोलर मास कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर मास एडिटिव नहीं है, लेकिन मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो तुम अच्छे से जानते हो। देखो मोलर मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, बता दो, मैं मोलर मास को कैसे लिख सकता हूँ, बोलो। मोलर मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, मोलर मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल मास अपॉन मोल्स, कितना बता दो, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, यही तो होता है, मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरा मोलर मास क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम मुझे बता दो मेरी मास कैसी प्रॉपर्टी है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, मास कैसी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल मास, वेट। इन एक्सटेंसिव, तो मुझे अच्छे से पता है मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, वो टोटल मोल्स, मोल्स भी मेरी इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव, तो उनको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे कोई बंदा मास की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देता, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलैरिटी है, ठीक है, मोलर मास। तो मैं इसको और कैसे लिख देता हूँ, दिख रहा है ना, मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, n1 m1 प्लस n2 m2 n1 प्लस n2। याद करो, हम m इफेक्टिव का हम ये फॉर्मूला कब से यूज करते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस आज समझ आया कि हम उसको ऐसे क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है मास और मोल्स को ऐड कर सकता हूँ। तो उनके डिविजन्स की हेल्प से हमने इसका मोलिकुलर इफेक्टिव मोलिकुलर मास निकाल लिया। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इनको ऐड कर सकते हैं, उनके रेशियो वाले जो टर्म, तो वहां से हमने निकाल लिया। बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, क्लियर है, ठीक है बेटा। बस मैंने एग्जांपल दिया है कि मेरी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ऐड हो सकती है, इंटेंसिव ऐड नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर अगर मुझे मोलर मास निकालना है एक मिक्सचर का, तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को पता है मैं टोटल मास, मास को ऐड कर सकता हूँ, मोल्स को भी। तो मैं ऊपर मास को ऐड कर दिया, नीचे मोल्स को, तो मास मेरा क्या होता है n1 m1, क्योंकि हमें डायरेक्ट मास नहीं देता, उनके मोल्स और मोलिकुलर मास देते हैं, मोलर मास। तो हम यहाँ से उसको m की जगह पुट कर देते हैं, m की जगह सब्स्टिट्यूट कर, मतलब हम उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखते। समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए, बोलो समझ गए। अब अगली हेडिंग डालो, बहुत इंटरेस्टिंग खेला। अब तो हमारा एक तरह से लगा लो थर्मोडायनेमिक्स इनडायरेक्टली अगर बोलूं, अभी तो स्टार्ट, मतलब कि जो सारी चीजें थी ये बेसिक सारी हमने कवर कर ली। अब हमारी चीजें आएंगी जहां पर हम इन सबको अप्लाई करें, बोला समझ रहे, जहां पर हम इन सबको अप्लाई करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, तुम मुझे बता दो, तुम मुझे एक बात बता दो, अगर मेरा एक छोटू सा बंदा है, छोटू सा बंदा, ठीक है, और एक मेरा स्नोलेक्स टाइप है, स्नोलेक्स टाइप, स्नोलेक्स टाइप, ठीक है, स्नोलेक्स देखते होगे ना बचपन में, ठीक है। अब मुझे बता दो
ठीक है। अगर इसको, ठीक है, मुझे बढ़ाना है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि मुझे क्या करना है, इसका 5 किलो वेट बढ़ा और इसका 5 किलो वेट बढ़ा, ठीक है, मैं नॉर्मली देख रहा हूँ, ठीक है, इसका शरीर बड़ा है, ठीक है, शरीर बड़ा है, या इसकी वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मान लो, मुझे इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, ठीक है, वॉल्यूम से ज्यादा बढ़िया समझ आएगा, वॉल्यूम बढ़ानी है, मतलब मुझे इसको और चौड़ा करना है और इसको भी और चौड़ा करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो तुम मुझे बताओ, मान लो ये 5 रोटी खाता, 5 रोटी खाता है, ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ती है 1 यूनिट से। अगर ये 5 यूनिट खाएगा, तो क्या 5 यूनिट मतलब क्या हो गया, 5 रोटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 रोटी, ठीक है, तो क्या उसकी जो थिकनेस है 1 यूनिट से बढ़ेगी? कितना बता दो, क्या उसकी जो थिकनेस है 1 यूनिट से बढ़ेगी? नहीं, इतना मोटा है, उसको पता ही नहीं चलेगा 5 रोटी कहाँ गई, वो तो पेट के अंदर में क्या गायब ही हो जाएगी। और ये बेचारा 5 रोटी ऐसे खाएगा भाई, बस पेट भर गया, पेट भर गया, ऐसे वाला फील हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कैसे रिलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब ये है, मतलब ये है कि इसको अगर मैं अपने साथ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करना करना चाहूँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो मेरा एक गिलास है, मान लो इतना समुंदर है, मैं समुंदर में कूद गया, ठीक है, समुंदर में तैरने चला गया, तैरने चला गया, ठीक है, तैरने चला गया, लेकिन बहुत ठंडा है आजकल तो। मैंने क्या सोचा, इसको थोड़ा-सा गर्म कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को नहाना है, तो भाई ठंडा है, ठंडे-ठंडे पानी से भाई मज़ा तो नहीं आता सर्दी में, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, इसको गर्म। तो तुम एक बात बताओ, ये जो मेरा ग्लास में पानी है और ये मेरा समुद्र में जो पानी है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज़ करना है, क्या मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी दोनों? कितना आंसर दे, क्या देखना, भाई इसको तो तुम्हारे सिलेंडर्स पे खत्म होते जाएँगे, पानी गर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो मैं 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया। 1 मिनट के लिए भी इसको हीट करूँगा ना, ये 1 डिग्री क्या 5-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये इनकी हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, इनकी स्टोर करने की क्षमता है। मतलब अगर मैं पतले बंदे को रोटी दूँगा, वो 5 रोटी स्टोर कर पाएगा, लेकिन मोटे बंदे को रोटी दूँगा, तो वो 40-50 को अपने पेटू में रख सकता है। समझ रहे हो? तो हेडिंग डालो हीट कैपेसिटी, हेडिंग डालो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, यही चीज़ है जो भी हमने समझी है। तुम हीट कैपेसिटी को अच्छे से समझ चुके हो। तो हेडिंग डाल लो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? ये है मुझे एक बॉडी को, ठीक है? मुझे एक बॉडी को कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 डिग्री केल्विन, मतलब चेंज तो हमेशा सेम ही होता है। 1 डिग्री से राइज़ करने के लिए, मतलब उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज़ लाने के लिए मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? तो लिख लो amount of heat required, amount of heat required to rise the temperature, amount of heat required to rise the temperature of a system, to rise the temperature of the system by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. ठीक है, तो अब देखो, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन लेते हैं ना, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, क्योंकि बात है क्या, चेंज तो हमेशा दोनों में सेम होता है, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 1 डिग्री का चेंज लाना है, ठीक है, तो सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी, चेंज चाहे सेल्सियस और केल्विन सेम ही होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस सिस्टम का टेम्परेचर dt से हीट करना है, तो मतलब dt टेम्परेचराइज करना है, तो उसको हीट कितनी देनी पड़ेगी, dq। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट dq heat is given to rise the temperature कितने से, बाय dt। ऑब्वियस सी बात है, dq से तो छोटू सी हीट दूंगा तो छोटू सा ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, छोटू सा। तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है फॉर 1 डिग्री राइज, फॉर 1 डिग्री राइज, तो 1 डिग्री राइज के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, dq बाय dt। बोलो समझ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, dt के लिए dq, तो 1 के लिए कितना होगा, dq बाय dt। सिंपल है, ठीक है, यूनिटरी मेथड है। बोलो, तो मैं c को क्या लिख सकता हूँ, dq बाय dt। बोलो सब समझ गए, dq क्या लिख सकता हूँ, dq बाय dt। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब एक बात बताना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, dq को मैं यहीं रखता हूँ,
dt को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे, ठीक है। एक केस यहाँ बनेगा, एक केस यहाँ, ठीक है। अब मुझे बता दो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मुझे क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मुझे क्या देता है, क्यू देता है, ठीक है। क्यू देता है, दिख रहा है ना, हाँ चलो क्यू देता है। मान लो मेरा क्या है, c इज नोट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नोट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि c टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर c टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है तो मैं c को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूँ, इतना तो पता है ना। तो मेरा c क्या बन जाएगा, क्यू सी इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, सी टी टू माइनस टी वन, या सी डेल्टा टी बन जाएगा, या ऐसे लिख लो या इसको लिख लो सी डेल्टा टी, बड़ा चेंज है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू का सी डेल्टा टी। बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बोलो ये वाली बात सबको क्लियर है, बोलो क्लियर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है मेरा सी क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें अच्छे से पता है इंटीग्रेशन में अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन हो गया तो इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन से बाहर तो नहीं ला सकता, ठीक है। बेटा डी क्यू है मेरा हीट, ठीक है, मतलब स्मॉल हीट एक तरह से बोल सकते। वैसे डी क्यू को और क्यू एक ही बात होती है, लेकिन अब मैं स्मॉल हीट का जो एक्सचेंज हुआ है ना उसको डी क्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मेरा सी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू तो क्यू ही रहेगा, बोलो। सी को मैं इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकता क्योंकि मेरा सी टी का फंक्शन है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी डी टी, और उसको मैं इंटीग्रेशन में ऐसे, समझ रहे हो। हमारा 99% फॉर्मूला ये यूज होगा, ये फॉर्मूला कम यूज होता है, ठीक है। गैसेस में हमारा सी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड में होता है, तो वहां पर ये यूज हो जाता है। अब वो आगे डिटेल में बताऊंगा, बस तुम मान लो अगर ये फंक्शन है तो ये हो जाएगा, अगर फंक्शन नहीं है तो सी बाहर आ जाए। फंक्शन का मतलब समझते हो ना, फंक्शन का मतलब अगर मैं सी की वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो मतलब क्या हो गया, सी कांस्टेंट है तो मेरा क्यू क्या हो जाएगा, सी डेल्टा टी, ठीक है। अगर मैं सी बोल रहा हूँ टी स्क्वायर के बराबर है, मान लो मैंने ऐसे दे दिया सी इज अ फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, तो मेरा क्यू क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सी डेल्टा टी, सी की जगह कर दो टी स्क्वायर इंटू टी टी टी, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। वो टी वन और टी टू की वैल्यू तुम देंगे, ठीक है। फंक्शन का मतलब समझते हो ना, अगर फंक्शन दे दिया उसने टेम्परेचर की फॉर्म में, तुम उसको अंदर, क्लियर है, बोलो बोलो सबको क्लियर है, ठीक है, क्लियर बोलो। अब तुम्हें यहाँ से अच्छे से समझ आ रहा है, तुम मुझे बता दो, तुम मुझे बता दो, तुम मुझे एक चीज बता दो, अगर मुझे एक ग्लास का टेम्परेचर राइज करना था, ठीक है, और एक मुझे पूरे के पूरे समुंदर का, ये मेरा पूरा का पूरा समुंदर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है और इसका भी 1 डिग्री राइज, तो इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, इसमें समुंदर या ग्लास, ओशन या ग्लास, इसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका भी 1 डिग्री से बढ़ाना है, इसका भी ओशन का। तो तुम मुझे बता दो इनडायरेक्टली मेरा अमाउंट ही तो बढ़ा है, इनडायरेक्टली अमाउंट बढ़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, जल्दी बता दो ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी है, ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी है, तो लिख लेना ये क्या है, मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मेरी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लेना, मैंने तुम्हें बताया था ये कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन, अभी बताऊंगा कैसे है पाथ फंक्शन। ये मेरा पाथ फंक्शन, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर करता हूँ तो मुझे हीट कैपेसिटी अलग मिलती है, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर करता हूँ तो अलग मिलती है, इस वजह से पाथ फंक्शन है, वो आगे समझ आ जाएगा। बस इतना समझ लो, ये डिफरेंट पाथ से जाऊंगा तो मुझे इसकी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, अभी करके भी दिखाऊंगा, प्रूव भी करूंगा, ठीक है। समझिए, बोलो बोलो समझिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये मेरा था ग्लास था और ये मेरा समुंदर था, ठीक है, ये मेरा ग्लास, ये मेरा समुंदर, समुंदर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, टब बन गया है, अरे वो समुंदर बना, समुंदर बनाते हैं इसको, ऐसा समुंदर अच्छा लगता है, ठीक है, ये मेरा समुंदर है सारा, ठीक है, ये मेरा ग्लास है। मुझे अच्छे से पता है अगर मुझे इसका 1 डिग्री राइज करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसमें तो भाई चुन्नू से हीट देनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से भी 1 ग्राम निकाल लिया और इसमें से भी 1 ग्राम निकाल लिया। अब बताओ इस 1 ग्राम का अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, सेम या अलग अलग,
ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों से मैंने 1 ग्राम ही लिया है तो मुझे बराबर देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हीट जो हमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कुछ भी नहीं है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास हो गया। तो उसको हम एस से डिफाइन करते हैं। तो ये मेरी क्या हो जाती है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। बोलो समझ गए, मतलब क्या हो गया, मुझे या तो उसको पूरी डेफिनेशन लिखना था तो लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सिस्टम या पर यूनिट मास ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इनडायरेक्टली उसको शॉर्ट में लिख दिया। बोलो क्लियर है, ठीक है, मतलब कि 1 ग्राम का मैं टेम्परेचर राइज कर, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या हो गया, एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। बोलो हाँ या नहीं, यही तो होता है, लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ, बोलो फटाफट। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq बाई dt लिख सकता हूँ, अभी तो हमने पढ़ा था, dq बाई dt लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, ठीक है। और m तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इधर ले जाऊं तो मेरा dq क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, बताओ, s इंटू एम डी टी। बोलो हाँ या ना, यही बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरी q की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इंटू एम इंटू डेल्टा। मैं अभी एक ही केस मान के चल रहा हूँ, कौन सा केस मान के चल रहा हूँ, मेरा जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो मेरी हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो नोट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हम ये केस मान के चल रहे हैं क्योंकि 99% यही केस मिलेगा, ठीक है। 99 केस यही मिलेगा तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। दूसरा तुम समझ जाओगे कि फिर हम उसको एस को भी अंदर लिख देंगे, ठीक है, समझते हैं ना। वो मेरा क्या बन जाएगा, q इज इक्वल टू एम इंटीग्रल ऑफ एस डेल्टा एस डी टी। समझ रहे हो, ऐसा बन जाएगा अगर वो फंक्शन हो जाए। तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने एक बार बता दी, ठीक है, समझ गए, बोलो। अब मुझे बता दो, ये मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव, ये मुझे बता दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव। आंसर है इंटेंसिव होगी, क्यों, क्योंकि ये पर यूनिट क्या आ गया, मास। ये मेरी कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव, ठीक है, कैसी हो गई, इंटेंसिव। बोलो समझ गए। अब मैंने अपना नजरिया बदला, मुझे याद आया, अरे मैं सब्जी वाला थोड़ी हूँ जो मैं पर ग्राम की यूनिट में मेजर कर रहा हूँ, भाई मैं तो केमिस्ट हूँ। केमिस्ट का तो भाई मोल अधिकार है, मोल याद है ना, मोल हमारा राजा है, राजा के अलावा में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो हम ग्राम की जगह अगर मैं दोनों के 1 मोल निकाल, 1 मोल और 1 मोल, तो मुझे बता दो 1 मोल की हीट बढ़ाने में और 1 मोल की हीट बढ़ाने में क्या कोई हीट का डिफरेंस मिलेगा, आंसर है सेम। तो भाई हम अपना केमिस्ट का क्या बोलते हैं, भूल गए थे कि हम केमिस्ट है, हम सब्जी वाले नहीं है, हम ग्राम में क्यों मेजर करेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने क्या निकाला, मोलर हीट कैपेसिटी, याद है ना। भाई तुम केमिस्ट हो, केमिस्ट जो होते हैं, केमिस्ट का तो मोल अधिकार है, मोल, ठीक है। तो क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम किससे डिफाइन कर देते हैं, सी एम से, ठीक है। इसको हम डिफाइन किससे करते हैं, सी एम से, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो मेरी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, ठीक है। तो पर यूनिट मोल है तो सी बाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी की जगह डी क्यू बाई डी टी और यहाँ पर एन हो जाएगा, साथ साथ लिखना, ठीक है। ये मेरा सी एम है, वो क्या हो जाएगा, सी बाई एन डी क्यू बाई टी इंटू एन, ठीक है। ये मेरा 1 बाय एन है ना, ये मेरा 1 बाय एन है, ठीक है। और सी की जगह मैंने डी क्यू बाई टी लिखा, तो मेरा डी क्यू क्या बन जाएगा, एन इंटू सी एम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा इंटीग्रेट करके, एन सी एम डेल्टा। और सबको क्लियर है, जहां पर मैं क्या मान रहा हूँ, मेरा जी सी जो जो सी एम है, नोट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है। हमें अपना केमिस्ट का, अपना केमिस्ट है भाई, हम केमिस्ट, केमिस्ट भाई मोल के अलावा ज्यादातर किसी में डील नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो क्लियर है। ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जल्दी बोल दो, कैसी प्रॉपर्टी हो गई ये मेरी हो गई एक्सटेंसिव ओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान से सुना, इतना लिख लिया सबने, इतना सबने लिख लिया, इतना लिख लिया, बोलो,
अब ध्यान से सुनना, मैं आगे जब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, जब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर किया, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर किया, तो मुझे क्या मिला? जो मेरी हीट थी ना, हीट डिफरेंट आ रही थी, हीट डिफरेंट आ रही थी, इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो पाथ फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्या हो गया? मैंने पाथ क्या बदल दिया, उन्होंने अपना रंग रूप बदल दिया। मतलब क्या हो गया? जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम से गया मुझे कुछ और मिला, जब मैं कांस्टेंट प्रेशर से गया तो मुझे कुछ और मिला। मतलब क्या हो गया? ये मेरे पाथ फंक्शन हुए, पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। वॉल्यूम से गया अलग मिला, और प्रेशर से गया अलग मिला। तो हम लिख सकते हैं एक बात को, हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। मेरा Q क्या बन जाएगा? N इंटू CVD। मतलब बस क्या हो गया, CM की जगह मैंने CV लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना, हम इसको CV अगर लिखते हैं या हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं NCVM dt। यहाँ पर M मुझे बता देता है ये 1 मोल की, ठीक है, लेकिन बुक्स में तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, बुक्स में यही मिलेगा। जैसे V होता है ना, V, हम कई बार PV इक्वल टू RT लिख देते हैं जब 1 मोल होता है, या कई बार PVM इक्वल टू RT भी लिख देते हैं। M मुझे बस ये बताता है कि मैं मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 1 मोल की बात कर रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पर M लगाने से हमें ज्यादा पता चल जाता है 1 मोल के लिए। बाकी CV हमेशा जनरली वो 1 मोल के लिए ही देते। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो मेरा कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो जाएगा? Q NCP डेल्टा। ठीक है, Q यहाँ पर डेल्टा T आएगा ना, ठीक है, क्योंकि हम तो इंटीग्रेट कर दिया। अगर इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा ये, ठीक है, इसको मैं QV लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुई है, और ये मेरा QP हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? कुछ फर्क नहीं आया, बस हमने CM के जगह V भी ऐड कर दिया साथ में। ठीक है, मतलब हमने उसको CV लिख दिया और C। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? QV। और ये हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, रब कर दूं? रब कर दूं, बता दूं? कुछ भी नहीं किया, बस हमने ना एक चीज को कांस्टेंट कर दिया तो उसके पैर में पड़वा दिया। जो बंदा कांस्टेंट हो जाता है ना वो चरणों में पड़ जाता है। जैसे चरणों में पड़ गया ना, V वॉल्यूम कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, यहाँ पर QV और Q। ठीक है, समझ गया? लिख लिया? कुछ भी नहीं किया, CM का ही एक रूप है, डिफरेंट डिफरेंट हमने पाथ फॉलो किया तो डिफरेंट डिफरेंट कर लिया। ठीक है, अब एक चीज लिख लेना, ठीक है, एक लिख लेना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ठीक है, तो CP माइनस CV क्या होता है? R के इक्वल। ठीक है, CP माइनस CV किसके लिए होता है? R के लिए। ठीक है, और ये किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस। अगर मैं फॉर n मोल्स की बात करूं, फॉर n मोल्स, तो मेरा क्या बन जाएगा? CP माइनस CV इज इक्वल टू n। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो? n मोल्स की बात करता हूं तो मेरा ये बन रहा है, 1 मोल की बात करता हूं तो ये। बोलो क्लियर है? बोलो। बेटा इसका प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, सारा मैथमेटिकल पोर्शन होता है, वो उसकी जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा तुमसे पूछता ही नहीं है। बस हम एक चीज को ध्यान रखना, देखो, एक मेरा गामा फंक्शन होता है जो मैं CP बाय CV को लिख देता हूँ। ठीक है, CP बाय CV मेरा गामा की, ये बात को ध्यान। ठीक है, CP बाय CV गामा होता है, लेकिन तुम मुझे बता दो, मैं CP की जगह क्या लिख सकता हूँ? CV प्लस R लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, इसके एक और फॉर्म निकाल देते हैं, लिख सकता हूँ? बोलो। CV बाय CV मेरा क्या बन जाएगा? 1 प्लस R बाय CV। बोलो हाँ या नहीं? ये बन जाएगा। तो अगर मैं गामा इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय CV है, तो मैं CV मेरा क्या बन जाएगा? R बाय गामा माइनस 1। इसको इधर उधर लेके जाना है बस। ठीक है, CV को इधर रखो, गामा माइनस 1 ले आओ। ठीक है, इज इक्वल टू R बाय CV, फिर CV ऊपर रेसिप्रोकल ले लो, तो मेरा क्या बन जाएगा? R बाय गामा माइनस। तो ये रिलेशन रट्टा मत मारना, समझ जाना कि मैं गामा से ही आगे ये रिलेशन निकाल। बोलो क्लियर है? गामा से ही ये रिलेशन निकाल। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है, सब इधर देखो फटाफट, इधर देखो, इधर देखो फटाफट। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा,
तो मेरे पास कुछ एनर्जी होगी, इतना बता दो। मेरे पास एनर्जी है तभी तो बोल पा रहा, मेरे पास कुछ एनर्जी है तभी तो बोल पा रहा, मेरे पास कुछ एनर्जी होगी। तो वो किसकी एनर्जी है? तुम्हारी एनर्जी है, मेरी एनर्जी है, मेरे अंदर की एनर्जी है, बोलो, या तुम्हारी एनर्जी है, मेरे अंदर की एनर्जी है। तो उसी एनर्जी को मैं क्या बोलता हूँ? मेरी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? मेरी खुद की एनर्जी। मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत 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 सारी एनर्जीज है। इतनी एनर्जीज है कि मुझे पता भी नहीं चला, पता होगा अभी तक वो डिस्कवर भी नहीं हुई होगी। तो मतलब क्या हो गया? मेरे अंदर बहुत सारे टाइप्स की भी एनर्जी है। तो मेरे अंदर जितनी भी सारी एनर्जीज है, उसको मैं क्या नाम देता हूँ? इंटरनल एनर्जी। तो समझ गए? तो अगली हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। फटाफट हेडिंग डालो अगली, इंटरनल एनर्जी। अगली हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। बेटा सारी स्पेसिफिक ले लो, मोलर ले लो, कोई भी ले लो, वो पाथ पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम पे ले जाऊंगा अलग, प्रेशर पे जाऊंगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है बेटा, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं, अभी भाग कहाँ रहे हो? अभी तो और मजा आने वाला है। इंटरनल एनर्जी, अब भाई बहुत इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, जिसको हम यू से भी डिफाइन कर देते हैं और ई से भी। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में यू मिलेगा, लेकिन ई भी होता है। ठीक है, दोनों से करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्या बताया इंटरनल एनर्जी क्या है? मेरे अंदर की एनर्जी, और अंदर की एनर्जी है। तो मतलब क्या हो गया? वो एनर्जी जो मैं पोजेस कर रहा हूँ, मतलब यही हो गया ना। जो एनर्जी एक सिस्टम के पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा था, मेरी कुछ एनर्जी थी, बोलो हाँ, यहाँ एनर्जी थी। अब सोचो, मेरे पीछे यहाँ कुत्ता पड़ गया, जंगली कुत्ता पड़ गया, और मैं कैसे भागूंगा? तुम सोच ही सकते हो। भाई साहब हट जाओ, मेरी इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब कि इतनी मेरे को लगे पता ही नहीं चलेगा एनर्जी कहाँ से आ गई। मतलब कि मेरे को ही नहीं पता भाई, इतनी एनर्जी तो मेरे पास थी नहीं, और मैं जिस स्पीड से भागा ऐसे लग रहा है कि सारी एनर्जी मेरे पास थी। अब मान लो मेरे पीछे शेर भाग गया, शेर, शेर पड़ गया मेरे पीछे। तो मुझे बताओ, क्या मैं कभी रुकूंगा? चाहे मेरी एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्या मैं रुकूंगा? मेरी बताइए एनर्जी भगवान देगी, कहाँ से आएगी? मेरी स्पीड ही नहीं खत्म होने वाली, बस भागते रहो भाई, मुझे खा ना जाए। तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरे शेर पड़ा या कुत्ता पड़ा, तो क्या वो मेरी खुद की एनर्जी थी? मतलब कि मेरे पास तो उतनी एनर्जी थी नहीं, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ गई। मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी मेरी खुद की एनर्जी होनी चाहिए, वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी हम हमेशा मेजर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर मुझे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में जाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आइसोलेटेड जगह पर चला जाऊंगा जहाँ कुत्ते शेर ना पड़े। ठीक है, मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं और क्या बोल सकता हूँ? या तो मैं बोल सकता हूँ इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड ना हो मेरे आसपास, कोई कुत्ता भीड़ वगैरह ना हो जिसको मेरे पीछे पड़ जाए, ताकि मेरी एनर्जी खुद की एनर्जी हो। या मैं क्या, कोई आइसोलेटेड जगह पर चला जाऊं, मतलब इनडायरेक्टली दोनों बातें सेम हो गई। या तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या मैं बोल दूं इन आइसोलेटेड स्टेट। बोलो समझ गए? इंटरनल एनर्जी को अच्छे से समझ गए? बोलो इंटरनल एनर्जी को अच्छे से समझ गए? ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? डेफिनेशन को भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अ सिस्टम, लिख लो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम इन एन आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? लिख लेना ब्रैकेट डाल के, दैट इज एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, और इन आइसोलेटेड स्टेट, और ब्रैकेट में लिख लेना दैट इज एक्सटर्नल फील्ड जीरो। यहाँ पर अगर मेरी बात करोगे तो एक्सटर्नल फील्ड कैसे याद रखोगे? कौन है मेरी एक्सटर्नल फील्ड? मेरी कौन थी एक्सटर्नल फील्ड? जल्दी बता दो कौन थी मेरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, गैसेस के पीछे कुत्ता शेर नहीं पड़ता, वो मैंने बस एग्जांपल दिया था। हम यहाँ पर जनरली सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ना बोल देना एक्सटर्नल फील्ड का एग्जांपल दे दो सर, तुम बोलो सर कुत्ता एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, ऐसे काम ना करना कि करण सर ने बताया था कि कुत्ता शेर एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक एग्जाम्पल था। यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये वगैरह वगैरह जो हम पढ़ते हैं। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है? तो मैं इंटरनल एनर्जी को लिख ली, स्टेटमेंट लिख ली जो मैंने बताई, जल्दी बोलो। स्टेटमेंट सबने लिख ली, बोलो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो मेरी इंटरनल एनर्जी है, वो सारी एनर्जी का सम ही तो है। मेरे अंदर जितनी सारी एनर्जीज है, जितनी मेरे अंदर एनर्जी है, वो क्या है? मेरी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है,
वाइब्रेशनल एनर्जी है, और बहुत है जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो सारी एनर्जी है, इन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो वही तो मेरी इंटरनल एनर्जी होगी। बोलो हाँ या ना? वही तो मेरी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। बोलो। ओ, मैं भूल गया था। अरे मेरे माइंड में आ रहा था कि हमारी 45 तक होती है ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेरे को आदत पड़ेगी ना 10:45 to 11:45, तो मैंने देखा ही नहीं, हमारी तो 9:30 से 10:30। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं यार, पहले बता देते, मेरे माइंड में भी वही क्लास चल रही थी।